नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का वीडियो लेकर आया हूं और रीजनिंग में मैंने फ्रेंड 10 ऐसे रीजनिंग के टाइप को शामिल किया है जो आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो किस प्रकार से इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए कुछ ही सेकेंडों में हम हल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम आप लोग के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम इन प्रश्नों को आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे ताकि आप इसे आसानी से हल कर सकें। तो वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह जो आपका समय है वह आपके अगले सेट में 1-2 नंबर को इंक्रीज कर सकता है। तो चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 2021 को सोमवार है तो 8 के पावर 100 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो एक सामान्य अगर छात्र रहेगा तो 8 के पावर 100 दिनों को देखकर ही वह सोचेगा कि यह बहुत लंबा कैलकुलेशन है और इसे स्किप कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। इसको केवल और केवल 2 सेकेंडों में हल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। बेसिक्स यह है फ्रेंड कि जब आपको कैलेंडर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 दिन बाद फिर से वही दिन आता है। जैसे अगर आज रविवार है तो 7 दिन बाद रविवार होगा। अगर 8 दिन की बात करें तो रविवार से एक दिन एक्स्ट्रा, यानी 7 दिन से जो भी एक्स्ट्रा दिन यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो वहाँ पे सोमवार होगा। इसी के अनुसार कैलेंडर को हल किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि 8 के पावर 100 दिनों में कितने एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं, यानी कि कितने शेष दिन बच जाते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करना होगा, तो इसे 8 के पावर 100 को आपको 7 से डिवाइड करना होगा। और आपको 8 के पावर जब 100 को आप डिवाइड करिएगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यह है फ्रेंड कि अगर किसी संख्या को, जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर है क्या 8 के पावर 100, 8 के पावर 100 को अगर आप 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पे भागफल 1 आएगा। 1 किस लिए आएगा फ्रेंड, इसका एक नियम है। नियम यह है कि अगर कोई संख्या चाहे उसका पावर कुछ भी हो, अपने से छोटे अगर किसी संख्या से भाग दी जाती है, अपने से छोटे एक संख्या से भाग दी जाती है तो उसका जो शेषफल आता है वह हमेशा 7 आता है। अगर यहाँ पर 9 होता और 9 के पावर अगर 1000 होता या 1001 होता और इससे हम अगर 8 से भाग देते तो यहाँ पर भी इसका शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। तो इसको आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है और इस ट्रिक पर अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका भी शेषफल जो आएगा वह 1 आएगा। और एक दिन यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो सोमवार है और एक दिन अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह मंगलवार हो जाएगा। देखने को यह प्रश्न काफ़ी बड़ा था, लेकिन जिसको पता होगा वह इस प्रश्न को 1 सेकंड में हल करके आगे बढ़ सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्ग में कितने वर्ग हैं। यानी कि आपको एक वर्ग दे दिया गया है और इस वर्ग में आपको वर्गों की संख्या को काउंट करना है। तो इसे गिनना तो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन इसे अगर एक ट्रिक से सोल्व किया जाए तो इसे काफ़ी आसानी से गिना जा सकता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा आप लोग के लिए समझा देता हूं। तो सबसे पहले इस प्रकार के आपके पास जब भी प्रश्न आए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए और यहाँ पे 4 लिख दीजिए। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर 3 और यहाँ पे 4 आप लिख सकते हैं। अब क्या करना है फ्रेंड, आपको तिरछा गुना करना है। इसको यहाँ से गुना करिए, इसको यहाँ से गुना करिए, इसको यहाँ से गुना करिए और इसको यहाँ से गुना करिए। तो थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 4 कॉलम बने हुए हैं, तो 4 कॉलम हैं तो ऐसे एक पहला कॉलम का गुना होगा, दूसरे कॉलम का ऐसे गुना होगा, तीसरे कॉलम का ऐसे और पहले कॉलम का यहाँ पर ऐसे गुना होगा। तो पहला क्या है, 4 गुने 4, 4 यहाँ पर का और 4 यहाँ का, तो 4 गुने 4 यानी 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर, सारे आपको प्लस में करने हैं। तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1।
तो इस प्रकार से अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा तो कुल टोटल इसका जो सम आएगा वह 30 आएगा। तो इस वर्ग में कुल टोटल जो वर्गों की संख्या है फ्रेंड वह भी आपकी 30 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा फ्रेंड, अगर किसी टॉपिक पे आपको स्पेशल रूप से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष का है और इस प्रकार के प्रश्न हैं वह हमेशा लोगों को थोड़ा कठिन लगते रहता है। रेलवे में इस प्रकार के प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, तो इसको आप किस प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हैं तो इसको थोड़ा समझिएगा। कथन कह रहा है सभी टोपियाँ पुस्तक हैं। दूसरा कथन है सभी पुस्तक कलम हैं। इसमें अगर आपने सही से अगर इसका वेन डायग्राम बना लिया तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड इसका हम लोग पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो सभी, पहला क्या कह रहा है कथन, सभी टोपियाँ पुस्तक हैं। तो पहले टोपी और सभी टोपी क्या है, तो सभी टोपी है वह पुस्तक है, तो यह क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। सभी टोपी क्या हो गया, बुक हो गई। अब क्या करिए, सभी पुस्तक कलम है, तो सभी पुस्तक क्या हो जाएगी, कलम है। तो यानी जितने भी पुस्तक हैं वह क्या हो जाएंगे, कलम के अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे वेन डायग्राम बन जाएगा। अब हम इसको निष्कर्ष को देखते हैं इसके अनुसार से। तो निष्कर्ष हो जाएगा फ्रेंड कुछ टोपियाँ कलम नहीं हैं। तो यह हो गई टोपी और यह हो गया पेन। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो यह हो गया टोपी फ्रेंड और यह हो गया पेन। तो कह रहा है कुछ टोपियाँ कलम नहीं हैं, कुछ टोपियाँ कलम नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है क्योंकि जितने भी टोपियाँ हैं वह सारे के सारे यहाँ पर पेन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यह बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सभी टोपियाँ हैं वह पेन है। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कुछ कलम टोपियाँ हैं, यानी कि कुछ पेन टोपियाँ कह रहा है। तो देखिए पेन कहाँ से कहाँ तक है, पेन यहाँ से यहाँ तक है और उसी में से एक छोटा सा भाग है वह पेन वाला, वह टोपी भी घेरे हुए हैं, यानी कि दूसरा कथन है वह सही हो जाएगा। इसको समझिएगा, पेन का हिस्सा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, और इसी में थोड़ा सा टोपी भी है। तो कुछ पेन ऐसे भी होंगे जो टोपी भी होगा। तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष को लेकर ही, और इसमें कोई आपको स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना रहता है फ्रेंड। तो स्टेटमेंट है कोई कार जैसे मोटर वाहन की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ गया है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करना रहता है फ्रेंड, इसमें आपको स्टेटमेंट के बाहर कुछ भी नहीं सोचना रहता है, यानी कि आप वैसे निष्कर्ष का चयन नहीं करेंगे जो स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ हो। दूसरा इसमें जो नियम है वह यह है कि आप कभी भी निगेटिव अप्रोच के नहीं अपनाएंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कभी भी आपका जो अप्रोच होगा वो निगेटिव नहीं होगा। बस दो चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले कथन एक को पढ़ते हैं। कथन एक कह रहा है कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है, यानी कि कार और मोटर गाड़ी हम लोग जब चलाते हैं तो उससे प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है, पहला कथन। दूसरा कथन है प्रदूषण के कारण श्वसन रोग है वह बढ़ जाता है। अब इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं होगा। क्या ऐसा संभव है? क्या स्टेटमेंट में ये चीज़ लिखी हुई है? तो इसको हम लोग चेक करेंगे। यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं होगा, जबकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है फ्रेंड। स्टेटमेंट यह कह रहा है कि कार है वह प्रदूषण को बढ़ाता है, ना कि यह प्रदूषण का कारक है। अगर कार ना हो तो प्रदूषण कम होगा, ना कि पूरी तरह से प्रदूषण होगा ही नहीं, क्योंकि कार एक ऐसा कारक है जो प्रदूषण को बढ़ा रहा है। इससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है, लेकिन कार का उपयोग ना करके प्रदूषण को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है डॉक्टर प्रदूषण के कारण खूब पैसा कमा रहे हैं। अब दूसरे स्टेटमेंट से लेकर के देख रहे हैं प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ जाता है, लेकिन इसमें यह कतई नहीं कहा गया है कि श्वसन रोग बढ़ने के कारण डॉक्टर खूब पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको मुख्य रूप से यही ध्यान रखना रहता है फ्रेंड कि आपके जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है केवल और केवल उसी चीज़ों को सत्य मान करके आप निष्कर्ष को सोल्व करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जल प्रतिबिंब को लेकर के है। तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब यह दो तरह के होते हैं।
तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड कि यह एक कोई वस्तु है, इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो जल यहाँ पे होता है, जल आपको पता है नीचे होगा। इसका जल प्रतिबिंब आपका इसका डायरेक्ट उल्टा बन जाएगा, यानी कि ऊपर वाला चीज नीचे हो जाएगा और नीचे वाला चीज ऊपर हो जाएगा। तो इसका जल प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। अगर यहीं पर हम दर्पण प्रतिबिंब की अगर बात करें, तो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे आपको मान लीजिए बी अक्षर लिखा और इसका यहाँ पे हमने दर्पण लगा दिया। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है, बल्कि इसका दर्पण प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसी के आधार पे हम फ्रेंड इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पे जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो जल प्रतिबिंब में इस आकृति को हमें डायरेक्टली रूप से उलटना होगा और बिना पार्श्व रूप से उल्टे हुए, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। तो इस अनुसार से अगर देखें तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो इसको अगर आप उलटिएगा तो ए तो यहाँ पर हो जाएगा, ए भी सही है, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसको और इसको में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है, इसको थोड़ा घुमा दिया गया है, लेकिन जल प्रतिबिंब में घूमता नहीं है, सिर्फ ऊपर का नीचे हो जाता है। तो इसके कारण ये छट गया, ये उजला वाला के कारण। अब हम दूसरे में देखते हैं। तो दूसरे में क्या किया फ्रेंड, ए वाला जो तीर था उसको इधर लेकर चला गया, यानी कि यह दर्पण प्रतिबिंब वाला रूल फॉलो कर दिया है। तो यह तो डायरेक्ट रूप से गलत हो जाएगा। तीसरे को अगर हम चेक करते हैं तो ऊपर का नीचे बिल्कुल सही है और ये इधर है तो यह इधर ही रहेगा। अब देखिए, अब हम उजले वाले भाग को अगर चेक करें तो उजले वाला भाग भी बिल्कुल सही है, उजले वाले भाग में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार से है। तो यह सी नंबर है वह सही हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको आप लोग इसी प्रकार से जल प्रतिबिंब के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न है फ्रेंड वह मानक विचलन निकालने को लेकर के है। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं और उसका मानक विचलन निकालना है। प्रश्न कह रहा है 11, 7, 10, 13 और 9 का मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। तो जब भी आपके पास मानक विचलन निकालने के लेकर के प्रश्न आए तो आप इस ट्रिक का यूज करके बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट वे में मानक विचलन निकाल सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे के सेट में हमेशा एक दो प्रश्न आपको, कम से कम एक प्रश्न तो आपको देखने को मिलेगा ही। हालांकि इसका मेथड है वह काफ़ी लंबा है और मेथड कई लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं इसका ट्रिक आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें क्या करना होता है फ्रेंड, चाहे आप आरोही क्रम यानी कि आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या अवरोही क्रम यानी आप घटते क्रम में सजा लीजिए। तो मैं यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजा लेता हूँ। तो सबसे छोटा हम पहले लिखते हैं, सबसे छोटा 7, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 और उसके बाद 13। इसमें क्या करना होता है फ्रेंड, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद आपको इसका बीच का अंक चुनना होता है। तो बीच का यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, यहाँ पे बीच में आपका आ जाएगा। तो आपको 10 को यहाँ पर से निकाल लेना है। कई बार आपके विषम संख्या नहीं रहेंगे, तो विषम संख्या नहीं रहेंगे तो आपको बीच में 2 अंक बच जाएंगे। तो जब 2 अंक बच जाएं तो दोनों को जोड़ करके आप बीच वाला अंक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 10 निकाल लीजिए। अब आप इस 10 को क्या करिए फ्रेंड कि 10 को जितने भी यहाँ पे अंक दिए हुए हैं उसको घटा करके और उसका स्क्वायर कर लीजिए। जैसे मैं इसको समझाता हूँ, हमने क्या निकाला था, 10 निकाला था, अंक मैंने 10 निकाला था। 10 को 11 से घटाइए तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 से 7 को घटाइए, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 को 10 से घटाइए, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 को 13 से घटाइए, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 से 9 को घटाइए, 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। इस प्रकार से आप देखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। इसको आप जोड़िएगा तो 9, 9 18 और 1, 1 2, यानी कि 18 और 2 आपके पास 20 आ जाएगा। 20 और कुल टोटल यहाँ पर कितने हैं, तो 5 अंक हैं। तो 5 से आप यहाँ पर भागा दे दीजिए और इसका अंडर रूट कर दीजिए। यहाँ पर जो आपका आएगा वह आ जाएगा 4, 4 का अंडर रूट 2। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा, यहाँ पे 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका आप लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्मूले की बात करें, अगर आप इसका फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड वह होता है SD बराबर अंडर रूट E D²
बाई एन। एन क्या है, यहाँ पे एन है वह इसका संख्या है, और डी क्या है, जो मैंने आप लोग को बताया था, जो स्क्वायर आपको जोड़कर निकाले थे वो यहाँ पे डी हो जाएगा, और इसका अंडर रूट। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूले से भी चाहे तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है फ्रेंड, वह बहुलक निकालने को लेकर के है। हालांकि बहुलक है वह कभी कभी आपको रीजनिंग में भी पूछ सकता है, कभी आपको मैथ में भी पूछ सकता है, तो मैं इसको यहाँ पे शामिल कर लिया हूँ। बहुलक का मतलब होता है मोड, और इसका सीधा सा मतलब होता है कि इन सारे अंकों में वैसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार प्रयोग की गई हो, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो संख्या लिखी हुई होगी वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 73। तो 73 अगर आप देखना चाहें तो 73 कितने जगह पे लिखी गई, एक जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है और एक जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह 2 बार लिखी गई है। अब 74 को देखते हैं, 74 एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है और एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह भी 2 बार। 75 को अगर देखें तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो ये 3 बार। और 72 को अगर देखें तो 72 एक बार लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन लिखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा 75 लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है 75। तो 75 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी आपको बहुलक पूछे जो सबसे अधिक बार लिखा गया हो उसको आप लोग डायरेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड वह यह कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में संख्याओं एक प्रकृति का पालन करती है, प्रश्न चिन्ह के जगह कौन सी संख्या स्थान लेगी। इस टाइप के जब भी आपको प्रश्न देखने को मिले, इसमें डायरेक्ट रिलेशन जो होता है फ्रेंड वह यह होता है कि इन तीनों से चाहे यह जोड़ करके लाए नीचे वाले अंक को, चाहे भागा दे करके लाए, गुना करके लाए, स्क्वायर करके लाए, जो भी लाएगा ऊपर वाले 3 अंक से नीचे वाले अंक को लाएगा। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या यह जोड़ करके 2 से भागा दे करके तो लाया है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि यह 21 दूनी 42 यानी कि 42 से ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जोड़ वाला तो रूल यहाँ पे लगाया नहीं है। अब हम लोग देखते हैं घटाव वाला। तो देखते हैं 18 में से 12 गया 6, 12 में से 15 गया, तो यहाँ पे घटाव वाला इस प्रकार से नहीं लगाया है, कुछ दूसरे प्रकार से लगाया होगा। तो चलिए हम देखते हैं 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को 15 में अगर जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस प्रकार से लग जा रहा है। अगर हम इसको देखते हैं 25 में से 15 घटाते हैं तो 10 आ जाएगा, और 10 को अगर 35 में जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर देखते हैं 28 में से 14 को घटा देंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 को अगर 21 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो जब भी आपके पास कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहे तो सबसे पहले आपको इन तीनों से इसका रिलेशन को फाइंड करना होगा, और इसी रिलेशन को आपके अगले टर्म में यूज करना होगा। आपको यहाँ पर गुना से रह सकता है, भागा से रह सकता है, स्क्वायर से रह सकता है, आपको बारी बारी से सबको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न पासे की स्थिति को लेकर के दर्शाया गया है। कह रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, उसमें पूछ रहा है फ्रेंड कि ये वाली जो स्थिति है इसके ऊपर कौन सी शक्ल होगी, यानी कि इसका विपरीत पूछ रहा है आपको। तो इसको आपको जब भी निकालना रहे, आपके पास जब भी इस प्रकार के पासे का प्रश्न रहे तो उसमें आपको क्या करना है। तो पासे में जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न रहे तो आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो कॉमन है वह ये वाला स्टार है, ये वाला स्टार है। तो इसको आप आधार मान के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लिखेंगे। जैसे ये वाला स्टार को आप सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज कैसे घूरता है, ऐसे घूरता है क्लॉकवाइज। तो इसके बाद स्टार के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद चतुर्भुज वाला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला काम। अब यहाँ पर से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं, स्टार से ही लिखना शुरू करेंगे, स्टार, उसके बाद रंगा हुआ, रंगा हुआ चतुर्भुज, उसके बाद रंगा हुआ त्रिभुज। ये यहाँ पे आ गया। यह इसका विपरीत होगा, यह इसका विपरीत होगा, तो इस प्रकार से यह इसका विपरीत हो जाएगा। तो पूछ रहा है त्रिभुज का विपरीत, तो देख सकते हैं त्रिभुज यह है, और त्रिभुज का विपरीत क्या है, सादा वाला चतुर्भुज है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सादा वाला चतुर्भुज। इसमें मुख्य रूप से जो कॉमन रहता है उसको आधार मान के आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख करके और इसको मैच करके आप यहाँ से बना सकते हैं। तो हमारे पास जो अगला प्रश्न है फ्रेंड
कह रहा है कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाला नहीं है। तो ऐसे टाइप के जब भी आपके पास प्रश्न आए तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप यह देखिए कि वह क्या चीज़ पूछ रहा है और क्या चीज़ नहीं पूछ रहा है। तो यह पूछ रहा है शिक्षित, साथ में यह पूछ रहा है पुरुष, यानी कि शिक्षित भी होना चाहिए और पुरुष भी होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बात करें तो नगर में रहने वाला नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि शिक्षित कौन है भाई। शिक्षित को यह त्रिभुज से डिनोट किया है, यानी कि त्रिभुज होना चाहिए, और पुरुष को इसने आयत से डिनोट किया है। नगर को इसने वृत्त से डिनोट किया है, यानी कि हमें वैसे अंक का चयन करना होगा जो पुरुष में भी आता हो और त्रिभुज में भी आता हो, लेकिन वह वृत्त में ना आता हो। तो वैसा जो अंक है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 एक ऐसा अंक है जो आयत में आ रहा है, यानी कि पुरुष में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी कि वह शिक्षित में भी आ रहा है, लेकिन वह वृत्त में नहीं आ रहा है, यानी कि वह नगर में रहने वाला नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 11। तो आज हमने पूरे प्रश्नों को आपके सामने रखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई हमारे वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, कुछ हमसे गलतियां हो गई हो, तो वह भी कमेंट में कर बताइएगा। और क्या आपको आगे भी इस प्रकार के वीडियो चाहिए वह भी कमेंट कर बताइएगा। और हमारे वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक ही है वह यह बताता है फ्रेंड कि हमारा बनाया हुआ चीज़ आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ इसी प्रकार के आगे भी वीडियो साझा करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।